नमस्कार, मैं श्रीरांधा शेखर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। डेयरी पशुओं को FMD बीमारी से बचाने के उपाय। रबी मक्का की फसल लगाएं, अच्छा लाभ कमाएं। दुधारू पशुओं में FMD, जिसे खुरपका मुंहपका बीमारी के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही घातक भी है। इसका सीधा असर पशु के स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिसके कारण पशु दूध उत्पादन कम कर देता है। इसलिए इस बीमारी से बचाव और बीमार पशु का जल्द इलाज करना बहुत जरूरी होता है, जिस पर विस्तार से जानते हैं डॉक्टर BL यादव से। मैं पशुपालक भाइयों को FMD जो रोग है पशुओं के अंदर, इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये रोग बहुत ही खतरनाक है। इससे पशु हानि कम लेकिन आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। सर्वप्रथम ये रोग क्या है? रोग है जो पशुओं के पैरों के अंदर छाले पड़ जाते हैं, पैरों से लंगड़ा कर चलते हैं और पशु के मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं जीभ से। तो इससे पशु अपना खाना पानी नहीं खा पाता, चारा दाना जो भी है बिल्कुल भी नहीं खाता और इससे स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बहुत कमज़ोर होता जाता है और इससे इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाती है। ये पशुओं का बहुत ही खतरनाक और दूधारू पशुओं में विशेषतर से ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इससे दूध बिल्कुल ही चला जाता है पशु। किसान भाइयों, गाय भैंसों में खुरपका मुंहपका रोग, जिसे FMD कहा जाता है, होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। यह रोग एक अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है तथा कुछ समय में एक झुंड या पूरे गांव के अधिकतर पशुओं को संक्रमित कर देता है। इस रोग के पशुधन उत्पादन में भारी कमी आती है। साथ ही देश से पशु उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस बीमारी से अपने देश में प्रतिवर्ष लगभग हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इसके फैलने के कारण है कि इसमें कई प्रकार के वायरस आते हैं, जो ये वायरस जनित रोग है। इससे पशुओं में एक पशु से दूसरे पशु में भी फैलता है, जिसको बोलते हैं संक्रामक रोग, कंटेजियस डिजीज है। ये एक पशु से पूरे बाड़े में भी फैल सकता है और बाड़े से पूरे आसपास में फैल सकता है, आसपास से पूरे गांव में भी फैल सकता है। ये रोग क्या है? संक्रामक है। इस रोग से सिर्फ बचाव ही उपाय है। इस रोग के लक्षण है पशुओं में के पैरों में छाले पड़ना, मुंह से लार आना और इसका पशु का टेम्परेचर 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाना, भूख मर जाना, ये सभी इसके मुख्यतः लक्षण है। रोकथाम के उपाय। इस रोग का उपचार अब तक संभव नहीं हो सका है, इसलिए रोकथाम ही सबसे कारगर नियंत्रण का उपाय है। सभी पशुपालक को अब इस रोग के प्रति जागरूकता दिखाने की आवश्यकता है, तभी इस रोग का रोकथाम संभव है। पशुपालकों को अपने सभी पशुओं 4 महीनों से ऊपर को टीका लगवाना चाहिए। प्राथमिक टीकाकरण के 4 सप्ताह के बाद पशु को बूस्टर वर्धक खुराक दिया जाना चाहिए और प्रत्येक 6 महीने में नियमित टीकाकरण करना चाहिए। रोगी पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। लाल दवा के घोल से पशु के मुंह और पैर को धोएं, बाद में मलहम लगाएं। पशु में रोग के लक्षण दिखते ही पशु चिकित्सक से उपचार करवाएं। पशु को पूर्ण आहार देना चाहिए, जिससे खनिज एवं विटामिन की मात्रा पूर्ण रूप से मिलती रहे और पशु जल्द स्वस्थ हो सके। इस रोग से बचाव के लिए आप साल में 2 बार आप FMD का टीका लगवा सकते हैं, जो कि नज़दीकी संस्थाओं में पशुपालन की उनमें बिल्कुल फ्री है। 2 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है एक पशु का, उससे आप लगवा सकते हैं साल में 2 बार। एक बार सितंबर अक्टूबर में और एक बार मार्च अप्रैल के अंदर। ये पूरे साल में 2 राउंड चलते हैं, तो दोनों राउंड लगवाने चाहिए। इससे पशुओं का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, पशुओं में FMD मुक्त भी हो जाएगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहें हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई रबी मौसम में मक्का की खेती करते हैं, जिससे अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। इसी लाभ को देखते हुए जो किसान भाई मक्का की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए ये बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है। तो आप मक्का की कौन कौन से किस्मों का चयन करके बुआई किस तरह से करें जिससे पैदावार आपको भरपूर मिले, इसकी जानकारी दे रही हैं डॉक्टर आराधना कुमारी। मैं आज आपको मक्का की खेती कैसे करें और कैसे हम अच्छे से अच्छा बेहतर पैदावार प्राप्त करके अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सके, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दूंगी। इसको आजकल रबी में भी बहुत सारे भारत के राज्यों में उगाया जाता है। किसान भाइयों, मक्का की खेती के लिए उचित भूमि का चयन करते हुए खेत की तैयारी और खाद उर्वरकों का प्रयोग कैसे करें, आइए जानते हैं। भूमि के लिए इसके चुनाव की बात करें कि कैसी भूमि अच्छी है, तो इसके लिए लगभग सभी तरह की मिट्टियों में इसको उपजाया जा सकता है, लेकिन इनमें से सबसे उपयुक्त जो मिट्टी है वो दोमट मिट्टी है और इसके लिए मध्यम भारी मिट्टी सर्वोत्तम माना गया है। भूमि की तैयारी के लिए एक बात विशेष ध्यान देने वाली है कि एक जो है आप मिट्टी पलटने वाली जुताई, अच्छी गहरी जुताई कर ले, उसके बाद 2 से 3 बार हैरो चला दे और उसके बाद समतल कर दे, पाटा लगा दे, क्योंकि ये मिट्टी का समतल ज़्यादातर फसलों के बीजों के अंकुरण के लिए बहुत अच्छा होता है, तो पाटा चलाने का जरूर ध्यान रखें। और उसके बाद 6 से 8 टन पर एकड़ के हिसाब से गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद बुआई के 10 से 15 दिन पहले खेत में डालें। कि अगर आपको रासायनिक खाद का प्रयोग करना ही है तो आपको 120 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास की ज़रूरत होती है। आप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप अपने खेत में प्रयोग करें। किसान भाइयों, नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा, स्फूर और पोटास की पूरी मात्रा का उपयोग बुआई के समय करें। इसके बाद शेष बची 2/3 नाइट्रोजन में से 1/3 नाइट्रोजन का उपयोग 25 से 30 दिन की फसल अवस्था पर प्रयोग करें और अंतिम बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा का प्रयोग 45 से 50 दिन की खड़ी फसल में करने से फसल की अच्छी बढ़वार होती है। अब हम थोड़ी उन्नत किस्मों की चर्चा करेंगे। तो मक्के के बारे में एक उसमें जवाहर मक्का 12, अमर, आजाद कमल, जवाहर मक्का 16, HM 10, HM 4 और प्रताप प्रसिद्ध है। देर से पकने वाले यानी कि जिसको 95 दिन से ज़्यादा लगता है उसमें गंगा 11, दक्कन 101, दक्कन 103, दक्कन 105 इत्यादि बहुत प्रसिद्ध है और बहुत अच्छा पैदावार देती है। रबी मक्का की फसल से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए बीज की उचित मात्रा और बीजोपचार करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कैसे करें, आइए जानते हैं। तो जब भी आप मक्के को खेत में लगाएं, उसके अंकुरण क्षमता की जांच जरूर करें और कोशिश करें कि 80 से ज़्यादा अंकुरण क्षमता जिसमें हो 80% से ज़्यादा, उसी बीज को आप खेत में लगाएं। अब बीज दर की बात करें तो 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर बीज दर है। एक बात अवश्य ध्यान रखें कि अगर आप हाइब्रिड बीज लगाते हैं तो हर साल उसको बदलने की ज़रूरत है। अगर हम बीजोपचार की बात करें तो बीजोपचार इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए फफूंदनाशक लगाना है तो थीरम को 3 ग्राम पर किलोग्राम सीड के दर से उसको आप प्रयोग करें। और उसके बाद एक बहुत बड़ी बात है कि एजोटोबैक्टर जो कि एक जैविक खाद है, उसका इस्तेमाल आप 5 ग्राम पर किलोग्राम बीज के हिसाब से ज़रूर करें। थोड़ी देर के लिए उसको सुखाना है छाया में, ये उसके सरफेस पे जो है उस पर चिपक जाए और ये आपको बाद में अच्छा फ़ायदा दे। शरदकालीन मक्का के रूप में इसकी बुआई करते हैं तो अक्टूबर के अंत से लेकर नवंबर फर्स्ट वीक में आप इसको लगा सकते हैं। अगर दूरी की बात करें तो कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर अच्छी होती है और पौधे से पौधे की दूरी 22 सेंटीमीटर के लगभग रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। और चूंकि मक्के का बीज थोड़ा बड़ा होता है साइज़ में, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एकदम उथला लगाएं। इसको 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पे लगाएं और ये अच्छे से जर्मिनेट होगा और धूप से इसको कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचेगा तेज़ धूप में। किसान भाइयों, मक्का की फसल की उचित बढ़वार हो, इसके लिए खेत को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए सिंचाई कैसे करें, आइए जानते हैं।
खरपतवार नियंत्रण इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो 30 से 40 दिन तक इस पौधे को खरपतवार से मुक्त रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए पहली निराई गुड़ाई आप 25 से 30 दिन बुआई के बाद करें और दूसरी जो है निराई गुड़ाई वो 40 से 45 दिन बाद बुआई के बाद करें। अब हम थोड़ी चर्चा सिंचाई के बारे में करेंगे, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तो अगर आपको पहले आपके पास सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था और अगर आप 5 सिंचाई लगा सकते हैं तो पहली सिंचाई जो होती है वो बुआई के 15 से 20 दिन बाद आप दें। दूसरी सिंचाई फसल जब घुटने तक आ जाती है तब करें। तीसरी सिंचाई जब नर फूल आते हैं तब करें। चौथा सिंचाई भुट्टा बनने पर करें और पांचवा जो सिंचाई है वो दाना भरने पर करें। अगर आप इन सब स्थिति में सिंचाई प्रदान कर सकते हैं पौधों को तो निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा और आपकी पैदावार बहुत अच्छी होगी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। सब्जियों में बात करें भिंडी की तो इसकी बाजार मांग वर्ष भर रहती है। तो जो किसान भाई भिंडी की खेती कर रहे हैं उनकी फसल बढ़वार और फलन की अवस्था पर है। इसकी आगे भी अच्छी बढ़वार हो, भिंडी की अधिक पैदावार मिले, इसके लिए कुछ कार्यों को करना जरूरी है, जैसे कि खरपतवारों का नियंत्रण, सिंचाई और पौध संरक्षण उपाय इत्यादि। तो किसान भाई इन सब कार्यों को कब और कैसे करें, इसके लिए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ अजय चौरसिया से। आज आपको मैं भिंडी की खेती के बारे में वर्तमान परिदृश्य में जो फसल खड़ी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब जो है हम चर्चा करेंगे खरपतवार प्रबंधन के बारे में। तो खरपतवार प्रबंधन के लिए जो है हमको जानना चाहिए कि आपके जो खेत में किस किस प्रकार के खरपतवार है और उसका नियंत्रण कैसे करना है। तो आप जो है रासायनिक नियंत्रण की तरफ ना जा करके इसका जो है यांत्रिक विधियों के द्वारा इसका निदान करें तो ज़्यादा अच्छा होगा और जो आपकी मृदा है वो बहुत स्वस्थ बनी रहेगी। तो इसके लिए आप जो है व्हील हो आपकी जो खुरपी यांत्रिक विधियों का उपयोग करके और खरपतवार का प्रबंधन कर सकते हैं। रासायनिक विधियों का उपयोग कम ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपने जो है आधार के रूप में NPK की मात्रा दे दी होगी जब बुआई करी होगी। तो अब जो है आपको इस समय पर जो है आप इसके लिए आप जो है 10 से 12 kg यूरिया जो है उसका उपयोग करके आप जो है सिंचाई के बाद में इसका उपयोग करके अधिक उत्पादन ले सकते हैं। अभी इस समय में जो है और दूसरे उर्वरक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से आप खाद एवं उर्वरक का प्रबंधन कर सकते हैं। अब जो है हम चर्चा करेंगे सिंचाई प्रबंधन के बारे में। तो सिंचाई प्रबंधन के लिए हमें जानना ज़रूरी है कि अभी इस समय में जो है इसमें सिंचाई करते रहना चाहिए। जब भी आपको ज़रूरत लगे तो 10 से 15 दिन के अंतर पे आप सिंचाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सिंचाई के लिए जो है टपक सिंचाई विधि का उपयोग करके आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आपकी पानी की बचत होगी और आपका जो है उत्पादन अच्छा होगा। तो इसलिए जो है आप सिंचाई का जो प्रबंधन जो है समय पर करें और आपकी जो उत्पादन है भिंडी की उसको उत्पादन को बढ़ा करके अधिक बाजार भाव जो है प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, भिंडी की फसल को रोग और कीटों द्वारा बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिससे फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप इनकी पहचान कर नियंत्रण कैसे करेंगे, आइए जान लेते हैं। किसान भाइयों, अब चर्चा करेंगे कीट नियंत्रण के बारे में। तो कीट नियंत्रण के लिए हमें जानना ज़रूरी होता है कि किन प्रकार के कीट लगते हैं इसमें और इसको कैसे नियंत्रित करना चाहिए। ग्रीन जेसिड, जिसको हरा फुदके के नाम से आप जानते होंगे, यह हरे रंग का होता है, जिसके जो है शिशु और जो प्रौढ़ होते हैं ये पत्तियों की निचली सतह में नुकसान पहुँचाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए इमेडाक्लोरपिड नाम की दवाई आती है। तो इसका 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल करके और आप छिड़काव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप हरा फुदका जो है इसका नियंत्रण कर सकते हैं। अन्य जो है एक कीट है तना छेदक और फल छेदक, स्टेम एंड फूड बोरर इसको कहते हैं। तो ये भिंडी की जो फसल में है 50 से 70% नुकसान पहुंचाता है और बहुत ही घातक होता है, जिससे कि बाजार भाव में आपको कम मिलेंगे। तो ये जो है पत्तियों की जो है नवीन शाखाओं को प्रभावित करता है। फिर उसके बाद में उसके फल में पहुँच करके जो है उसका नुकसान पहुंचाता है। फल जो है भिंडी का टेढ़ा हो जाता है वो, और टेढ़ा होने से आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं कि आपके खेत में तना एवं फल छेदक जो कीट है आ चुका है। आप जो इसका नियंत्रण जो करना चाह रहे हैं तो आप नीम की गिरी
का जो चूर्ण बना करके जो है 30 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा से आप छिड़काव करेंगे। आर्थिक क्षति जो लेवल होता है उससे अगर ज़्यादा नुकसान होने लगता है तो आप जो है क्विनालफास की 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल करके जो है 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करेंगे तो आप जो है इन कीट जो है इससे आप जो है निदान पा सकते हैं। किसान भाइयों, अब चर्चा करेंगे रोग नियंत्रण के बारे में। तो हमको जानना चाहिए कि किन किन प्रकार के रोग ये भिंडी के फसल में आते हैं। तो इसमें जो है पीत सिरा रोग जो होता है, येलो वेन मोजेक, तो ये रोग जो है काफ़ी नुकसान पहुंचाने वाला रोग है। भिंडी में अधिकतर ये फसल में नुकसान पहुंचाता है। तो ये जो रोग है पत्तियों की जो सिराएं है उसमें पीली पड़ जाती है और इस रोग में जो है तो इसका प्रसारण जो है सफ़ेद मक्खी के द्वारा होता है। तो आप खेत में जाके निगरानी के दौरान पता करेंगे चितकबरी सी जो है पत्ती आपको दिखाई देने लगेगी, पीली हरी टाइप की। तो सबसे पहले हम इसका जो है जो रोगी पौधा होता है तो रोगी पौधे को उखाड़ करके फील्ड से बाहर जा करके इसको आप जो है कहीं पर बाहर जा करके इसको उखाड़ करके और बाहर गड्ढे में दबा देना चाहिए जिससे कि रोग बाहर और ना फैल सके। इसके लक्षण देखते ही आप जो है सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण के बारे में सोचना पड़ेगा। तो डाइमिथोएट नाम की जो दवाई आती है उसकी 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव करेंगे तो इसका निदान हो सकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है राजपुरा जिला कोटा से शिव प्रसाद जी ने। आप अलसी की फसल में लगने वाले उकटा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो शिव प्रसाद जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मैं आज आपके साथ जो विल्ट लिनसीड का है, जो उकठा रोग जिसको बोलते हैं, जिसको हम अलसी और तीसी दोनों नाम से जानते हैं, इनके रोकथाम और इनसे बचाव के क्या उपाय हैं, कैसे इसको पहचानेंगे, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें ये ध्यान देना है कि ये जो नए पौधे होते हैं उस पर सबसे ज़्यादा विल्ट का अटैक होता है, जो उकठा रोग है उसका अटैक होता है। और सबसे पहले इसकी जो पहचान है उसमें होता क्या है, जो इसका फसल जो है वो पीला पड़ जाता है और उसके बाद वो मर जाता है। स्टार्ट जो होता है, शुरुआत इसका लक्षण आप देखेंगे तो जो इसके टिप होते हैं पत्ते के सबसे ऊपरी जो सिरा होती है वहाँ से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ता है और फिर पत्ते पीले पड़ते हैं और पौधे फिर उसके बाद मर जाते हैं। मौसम में बदलाव और बार बार खेत में एक ही फसल लगाने पर फसल में उकठा रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। यह सामान्यतः मृदा और बीज जनित बीमारी है जिसकी वजह से 10 से 12% तक पैदावार में कमी आती है। यह पौधे के जीवन काल में कभी भी हो सकता है। इसके लक्षणों की बात करें तो रोग ग्रसित पौधे के ऊपरी हिस्से की पत्तियां और डंठल झुक जाते हैं और मरने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सूखने के बाद पत्तियों का रंग भूरा या तने जैसा हो जाता है। वयस्क और अंकुरित पौधे कम उम्र में ही मर जाते हैं एवं भूमि की सतह वाले क्षेत्र में आंतरिक उत्तक भूरे या रंगहीन हो जाते हैं। तीसरा पहचान इसका आप देख सकते हैं कि जो इसका बढ़वार जो है, ग्रोथ जो है पौधे का, वो रुक जाता है। तो इससे बचाव के लिए हम लोग को थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब भी हम अलसी या तीसी की खेती करते हैं तो उसमें ये ध्यान दें कि जो विल्ट रेसिस्टेंट जो वैरायटी है, जो उकठा रोग से सहिष्णु जो किस्में हैं उनका उपयोग करें। उसमें नीलम, केटू, ये सब किस्में जो हैं काफ़ी अच्छी है और इनको आप ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारे फसलों से फसल के जो अवशेष होते हैं खेत से, उनको साफ़ कर दें। जो भी पिछले फसल के जो भी इस तरह के अवशेष हैं उनको खेत से निकाल दें। खेत को साफ रखें, खरपतवार से मुक्त रखें। इसके नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा पाउडर 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। साथ ही 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 100 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर बुआई से पहले प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिलाएं। 6 वर्षीय फसल चक्र अपनाएं। मानसून में खेत की नमी को संरक्षित करें। गहरी जुताई करके खेत को समतल करें। रोग मुक्त बीज का प्रयोग करें। और एक
जो ज़रूरी चीज़ है कि फसल की बुआई शुरुआत में ही करें, अर्ली सोइंग क्रॉप का करें तो आपको इसका फ़ायदा होगा। इसके बाद हमारे पास आता है जो रासायनिक प्रबंधन जो है वो हम कर सकते हैं। रासायनिक प्रबंधन में जैसे बीज का उपचार ये बहुत ही ज़रूरी होता है और उसमें कार्बेंडाजिम जो है 50% वेटेबल पाउडर जो है 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज में मिक्स करके बीज को उपचार करें। और जो उसी स्थान पे जो है ड्रेंचिंग हम कार्बेंडाजिम से इसको कर सकते हैं। ड्रेंचिंग करना जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है और फसल को हम इससे बचा सकते हैं। तो ड्रेंचिंग का जो है इस्तेमाल हमारे लिए वो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है और इस तरह से ये फसल से हम अच्छी उपज की प्राप्ति भी कर सकते हैं और जो हमारे उकठा रोग की समस्या है वो खत्म हो सकती है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-rajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।